चलो आ जाओ। देखो जी, सबसे पहला काम था कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर, द फर्स्ट थिंग इन कंट्रोलिंग प्रोसेस वाज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। यानी सिंपल सी अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो सबसे पहला काम ये था कि हमें टारगेट सेट करना है। जब तक कोई प्लानिंग नहीं होगी, कोई टारगेट नहीं होगा, तब तक कंट्रोलिंग का कोई मकसद ही नहीं रह जाता। यूजलेस है कंट्रोलिंग, बिना किसी टारगेट के, बिना किसी प्लानिंग के। ठीक है जी। उसके अंदर कैसे कैसे कहाँ पे टारगेट सेट करते हैं, हमने 4 डिपार्टमेंट को थोड़ा सा खोल के देखा था। कौन कौन से डिपार्टमेंट थे? पहला डिपार्टमेंट कौन सा था? प्रोडक्शन, फिर मार्केटिंग, फिर HRM और फिर फाइनेंस एंड अकाउंट। कैसे कैसे टारगेट सेट किए जाते हैं, ठीक है जी, वो हमने देखा था। उसके बाद अगला स्टेप था, देखो जल्दी से, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सबसे पहले सेटिंग परफॉर्मेंस, सबसे पहले सेटिंग सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। लो, ये सेकंड स्टेप है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। कैसे मेजर किया जाता है, हम कैसे मेजर करते हैं हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस, किस तरीके से मेजर करते हैं, तो उसके बहुत सारे मेथड हैं। लिखो इसके अंदर आप, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस should be done in an objective and reliable manner. In an objective and reliable manner. करो ना, ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल, जिसको रिलाई कर सके आप, मतलब जो सही होना चाहिए, रिलायबल मैनर। There are several techniques for measurement of performance. There are several techniques, कुछ टेक्निक्स हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने की। नंबर 1, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। Several techniques to measure the performance. किसी की चीज की, किसी भी आदमी की या किसी की परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो कुछ टेक्निक्स हैं। आप किसको मेजर करोगे, किसकी परफॉर्मेंस मेजर करोगे? जो काम कर रहा है ना, एम्प्लॉय की ना, उसकी कुछ टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक है उसको ऑब्जर्व करना, रेगुलर ऑब्जर्व करते रहना। ठीक है जी। तो सबसे पहली टेक्निक है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। उसमें लिख लो एक लाइन, मेजरमेंट शुड बी डन, मेजरमेंट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इसमें लिख लो एक लाइन, मेजरमेंट शुड बी डन continuously during performance. ठीक है जी। मालूम है ये वाला मेथड जो है ना, इंडियन आर्मी के अंदर फॉलो किया जाता है, जहां ऑटोमेटिकली प्रमोशंस मिलती हैं। आपको पता भी नहीं लगता, आपको ये समझ भी नहीं आती और पता भी नहीं लगता कि कैसे आपको प्रमोशन मिल गई। आपका नाम आ गया, साथ वाले का नाम नहीं आया, कसम से पता नहीं चलता है। वहां हर एक एम्प्लॉय जो वहां काम करता है, हर एक आर्मी पर्सन जो काम करता है, उसकी एक शीट बनी है, उसकी टाइमिंग से लेके, उसके बिहेवियर से लेके, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन उसे इस बात का मालूम नहीं होता है। देखा, कुछ आर्मी पर्सन जो होते हैं उनको जबरदस्ती रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। आर्मी में मालूम है रूल है, अगर आपको आर्मी के अंदर प्रमोशन ही मिलेगी, यू हैव टू गेट द रिटायरमेंट। आर्मी में वही सर्वाइव कर सकता है जिसको प्रमोशन लगातार मिल रही है। कुछ लोग 15 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, वो रिटायर नहीं होना चाहते हैं पर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें प्रमोशन नहीं मिलती। और प्रमोशन न मिलने का कारण होता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। आपकी हर मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है। आप कैसे अपने सीनियर से बिहेव करते हो, आपका एटीट्यूड क्या है, आप टाइम से पहुंच पाते हो, नहीं पहुंच पाते हो, आपका ड्रेसअप मेथड, हर चीज ऑब्जर्व की जाती है और उसके बेस पे क्या दी जाती है, प्रमोशन दी जाती है। ठीक है जी। आ जाओ दूसरी टेक्निक, टेक्निक नंबर 2, लिखो फटाफट, सैंपल चेकिंग।
अब सैंपल चेकिंग क्या होती है? मान लो आप कहीं किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो मशीन के ऊपर, जो चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें से कुछ एक आधी उठाई और चेक कर ली कि सही क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है जी। तो लिखो इसके अंदर सर्टेन पीसीज आर चेक्ड एट रैंडम फॉर क्वालिटी। सर्टेन पीसीज आर चेक्ड एट रैंडम फॉर क्वालिटी। फिर तीसरा होता है जी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। तीसरा होता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। कई कंपनियों के अंदर तो बकायदा रिपोर्टिंग सिस्टम होता है या प्रॉब्लम में चेक द क्वालिटी। तीसरा होता है जी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। कई कंपनियां तो ऐसी होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, जहां पे बकायदा एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनती है। जैसे कंपनी की फाइनल रिपोर्ट बनती है ना, अकाउंट क्लोज किया जाता है, ऐसे ही हर एम्प्लॉय की फाइनेंशियल रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है, जिसके बेस पे उसको क्या दिया जाता है? प्रमोशन दिया जाता है। फिर वही सेम काम है, ये भी वही सेम बात है। ये भी एक शीट होती है जो सुपीरियर भरता है अपने सबॉर्डिनेट के लिए, और सुपीरियर का सुपीरियर भरता है उसके लिए। ये ऐसे चलती है चेन। इसमें आपको बताया भी नहीं जाता। कंपनी में कुछ लोगों को आदत होती है रोज 10 मिनट लेट आ जाएगी कंपनी के अंदर, वो लाख कोशिश कर ले टाइम पे पहुंच नहीं पाते, लाख कोशिश। और कुछ लोगों को आदत होती है जल्दी निकलने की, टाइम से पहले निकलने की। कुछ लोगों को आदत होती है वो लंच पे जाएंगे 1 घंटे के लिए, पर 1.5 घंटे में वापस आएंगे। वो लंच करने के बाद आधा घंटा सुस्ता जाते हैं, लेट जाते हैं। हर एक इंसान के आते हैं। कुछ के टेबल पे आदत होती है बिल्कुल नीट एंड क्लीन टेबल होना चाहिए, एक भी कागज जो है वो मिसमैनेज नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के टेबल पे ऐसे फाइलों के भंडार, एक के ऊपर एक फाइल चढ़ी हुई है, मिट्टी लगी हुई है, ऐसे ही पड़े हैं। कुछ लोगों को सही ड्रेसअप करके ऑफिस जाने की आदत होती है, कुछ वही गंदे वाले शूज डाल के ऑफिस में घुस जाते हैं। अलग अलग चीजें हैं ना, एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क, टूवर्ड्स बिहेवियर, टूवर्ड्स ड्रेसअप, सब कुछ चेक किया जाता है। और ये सब ऑब्जर्व करने के लिए एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई जाती है। आप महीने में कितने दिन लेट आए, पूरे साल में कितनी बार लेट आए, एक कॉलम हो जाएगा लेट आने का। आपने कितनी छुट्टियां ली, आप कितने बीमार हुए, आपका काम कितना पेंडिंग था, आपको जो टारगेट दिया आपने पूरा कि नहीं किया, सारी बातें चेक हो जाती है। दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है। चलो लिख लो इसके अंदर, अ सुपीरियर प्रिपेयर्स a performance report to measure the performance of the employees. अच्छा, एक और टेक्निक है विच इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियोज, जो आप पढ़ोगे अभी अकाउंट्स के अंदर, अगला चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज। इसमें बहुत सारी रेशियोज हैं, मैंने आपसे कहा था ना, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी रेशियोज हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। बहुत सारी रेशियो ऐसी आएंगी, ठीक है जी। लिख लो 1-2 रेशियोज के अंदर से, बाकी सारा चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। लिखो, मेजरमेंट ऑफ अ कंपनीज परफॉर्मेंस, measurement of a company's performance involves calculation of some ratios. For example, gross profit ratio. Net profit ratio, return on investment ratio, and so on. Gross profit ratio, net profit ratio, return on investment ratio. वही बैठ जा, वेरी गुड, ये सही तरीका बैठने का। यस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी रेशियो जो आपने लिखी है ना, ये हर रेशियो आप निकालना सीखोगे। और भी है अपने चैप्टर में जो भी आने वाला है अकाउंट्स के अंदर, वहां पे मैं आपको याद करवाऊंगा। एक कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम कौन कौन सी रेशियोज निकालते हैं, ये सब रेशियो को निकालोगे आप खुद फिजिकली, और आप खुद इसका आंसर दोगे, और मैं आपको बताऊंगा इससे कैसे पता लगता है कंपनी अच्छा कर रही है कि खराब कर रही है। हाँ, रेशियो निकाले, वही चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस है।
एंट्री नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, फॉर्मूला और कैलकुलेशन। छोटा सा फॉर्मूला है और कैलकुलेशन, बड़ा अच्छा चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है जी, आ जाओ आगे। आगे लिखो, खत्म हो गई। कितनी टेक्निक लिखी आपने, कितनी लिखी है? बस बहुत है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, टेक्निक खत्म हो गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड। टेक्निक्स, 4 टेक्निक थी ना, खत्म हो गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड in the same units measured in the same units in which the standards are set. Performance should be measured in the same unit in which the standards are set. ठीक है जी, मतलब जिस मेजरमेंट के अंदर आपने परफॉर्मेंस को चेक करना था, जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया था, उसी में परफॉर्मेंस को मेजर करो। योर स्टैंडर्ड वाज टू गेट 95% मार्क्स, ओके, ओवरऑल। टुडे यू आर स्टार्ट चेकिंग न्यूमेरिकली, तो गलत हो जाएगा ना काम। आप परसेंटेज में चेक करो ना, जो यूनिट आपने सेट की थी वही यूनिट के अंदर चेक करो, यूनिट मत चेंज करो। ठीक है जी, अगला पॉइंट लिखो इसी में, जनरली परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड, जनरली परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड after the task is completed. Should be measured after the task is completed. After the task is completed. आई बात समझ में? हमें काम खत्म होने के बाद ही परफॉर्मेंस को चेक करना चाहिए, तो ही मजा आता है। फाइन, एक लाइन और लिख लो इसमें, लास्ट पॉइंट। मेजरिंग परफॉर्मेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। Measuring performance is a continuous process. STANDARDS. लो, अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पे आप। तीसरा प्रोसेस, पहला प्रोसेस था प्लानिंग करना, स्टैंडर्ड को सेट करना। दूसरा प्रोसेस था जो आपने एक्चुअल में किया उसको मेजर करना, और अब तीसरा प्रोसेस क्या है, दोनों को कंपेयर करना। अब कंपैरिजन। अब तीसरा स्टेप आ जाता है इसके अंदर, आ जाओ फटाफट तीसरा स्टेप लिखें, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगला स्टेप विद स्टैंडर्ड्स। अब यहां कंपैरिजन होता है, दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन। यहां पे एक्चुअल में कंपैरिजन होता है कि हमें सच्ची में हम स्टैंडर्ड से नीचे रहे कि हमने स्टैंडर्ड से भी ज्यादा अच्छा काम कर दिया। भाई यहां पे अब कंपैरिजन होगा। अब यहां हम दोनों को कंपेयर करेंगे। ये हो गया, परसेंटेज सेट थी, 95% मार्क्स लेने। यहां पे पता लगा जब हमने सारे कुछ किया तो हमारा सिर्फ 90% मार्क्स आया। यहां पे अब हम कंपेयर करेंगे 95 और 90 के बीच में 5% का क्या आ रहा है, डेविएशन। डेविएशन मैंने उतार चढ़ाव या वेरिएशन कह सकते हो इसे आप, वेरिएशन भी कह सकते हो, डेविएशन भी कह सकते हो। ये डेविएशन आया, ये आया तो क्यों आया, ये 5% कम आए तो क्यों आए, वो उसका अगला स्टेप होगा। यहां पे बेसिकली हम कंपेयर करते हैं। यहां पे हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, भैया 95% मार्क्स लाने हैं 12th क्लास के अंदर। अभी प्री बोर्ड हुए तो 90% मार्क्स आए, 5% से कम थे, कम आए तो क्यों आए। यहाँ पे ये वाला काम होता है। और फिर उसके बाद दिए जाते हैं करेक्टिव एक्शंस या करेक्टिव मेजर्स टू करेक्ट दिस डेविएशन, ताकि अगली बार ऐसी गलती ना हो। ठीक है जी, आ जाओ लिखो जल्दी से। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। इस पॉइंट के अंदर actual performance is compared with standards to find out the deviations. Is compared with standards to find out the deviation.
if there is any deviation means difference, deviation means difference, if there is any deviation लिखो ब्रैकेट के अंदर, means difference between the actual performance and the standard, ब्रैकेट बंद, means difference between the actual performance and the standards, bracket बंद, then we have to analyze these deviations. We have to analyze these deviations. और यही हमारा अगला स्टेप है. This is the next step. एनालाइज करना या एनालिसिस करना, SIS कर लो. डेविएशंस, एनालाइजिंग डेविएशंस या एनालिसिस ऑफ डेविएशंस. ठीक है जी, ये नेक्स्ट स्टेप है. राइट, ये इसका अगला स्टेप है. मतलब 95% का टारगेट था, 90% मार्क्स आए, 5% का डेविएशन है. अब ये वाले डेविएशन को यहाँ पे क्या किया जाएगा? एनालाइज किया जाएगा. बकायदा रिपोर्ट बनाई जाएगी, बकायदा रिपोर्टें तैयार होगी, प्रॉपर रिपोर्ट बनेगी. भैया 5% कम क्यों आए, कारण क्या था? ऐसी कंपनियां करती हैं. टारगेट था कि हमें कितनी कारें बेचनी है इस साल, मान लो सेल्स की बात कर रहे हैं, कितनी कार बेचने का टारगेट था? 1000 कार बेचने का टारगेट था, लेकिन बिकी कितनी? 750 कार हमने एक्चुअल में बेची. तो फिर डिफरेंस कितने का आया? डेविएशन कितने का है? अब यहां पे बकायदा रिपोर्ट बनेगी कि ये 250 कारें जो हैं ये लेस क्यों बिकी. ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा, अगली बार देखेंगे. ऐसे नहीं होता काम. यहां बकायदा एनालाइज किया जाएगा. भैया पूरी रिपोर्ट बनेगी और उसको बनाने का ढंग है. और ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला. ये केस स्टडी में पक्का फंसाता है आप लोगों को. इसको लिख लो सी. ये केस स्टडी में आता है ये वाला पॉइंट, एनालाइजिंग डेविएशन. ये केस स्टडी में पकड़ना मुश्किल हो जाता है आपके लिए. ठीक है जी, इसलिए हम इसको खुल के लिखेंगे, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, इसके बारे में डिटेल में लिखेंगे, क्योंकि ये केस स्टडी में आता है. ठीक है जी. अब देखो मेरी बात सुनो. एक बात तो है, एक बात तो सच है, जो आपने सोचा वो 100% हो जाए ऐसा सच नहीं है. ये दुनिया नहीं है. फिर लाइफ नहीं हुआ, फिर तो मशीन हो गए आप. ठीक है नहीं. आपने सोचा 1000 कार बेचनी है और पूरी 1000 बिक जाए, पॉसिबल नहीं है. ज्यादा भी बिक सकती हैं, कम भी बिक सकती हैं. बहुत कम चांसेस ऐसे होंगे कि जो आपने सोचा था वही हो जाए. होता है ना ऐसा? बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि जो आपने सोचा था वही हो जाए. देयर आर ओनली 1% to 2% चांसेस. 98% आपकी सोच से या तो ज्यादा या तो कम हो जाए. ठीक है. लेकिन डेविएशन को जब एनालाइज किया जाता है ना, तो डेविएशन दो तरह के होते हैं. एक वो डेविएशन होते हैं जो बहुत क्रिटिकल है, क्रिटिकल पोजीशन में है. मतलब यहां 250 कारें कम बिकी हैं. कितनी कारें कम बिकी हैं? 250. मानो पोजीशन ऐसी होती, आप सोच के देखो, मान लो पोजीशन ऐसी होती, टारगेट क्या था, और आपकी बिक जाती, कितनी गाड़ियां बिक गई? फिर आपने कहा डेविएशन कितने की है, कितनी कारें कम बिकी? मुझे बताओ, क्या 5 कारें कम बिकने के लिए क्या आपको पूरी एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत है? क्या इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है? इट्स इट नॉन कॉस्ट. ये फ्री में थोड़ी होगा काम. जो आपके लिए काम करेगा पैसे चार्ज कर रहा है ना आपको. मुझे बताओ, ये सिर्फ 5 कारें कम बिकी, क्या इसके लिए मीटिंग बिठाने की जरूरत है? इसके लिए सारे डिपार्टमेंट हेड्स को बुलाना, 2 घंटे वेस्ट करने, चाय पकौड़े पानी लाना, सारा कुछ अरेंज, ये जरूरत है क्या 5 कारों के लिए? क्या इसके लिए जरूरत है? इसके लिए है. तो हाँ, ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है. लेकिन ये एक्सेप्टेड है, छोड़ दो, कोई बात नहीं. 5 ही तो है. कुछ कंपनियां जब काम करती हैं, जब टारगेट सेट करती हैं, तो कुछ ऊपर से और नीचे से एक्सेप्शंस रखती हैं. हो सकता है यार 5-10 कम बिकेंगी,
लड़ना नहीं है अपने को। 990 भी बिक गई तो कोई बात नहीं, 10 के लिए मीटिंग नहीं बुलाएंगे, लेकिन गैप कितना बड़ा है, अब मीटिंग बुलानी पड़ेगी, है ना। तो आप समझो, जब हम एनालाइज करते हैं किसी चीज को, डेविएशन को, तो दो तरह से सोचते हैं, क्या ये सच्ची में क्रिटिकल है और क्या ये क्रिटिकल नहीं है। अगर क्रिटिकल नहीं है तो उसे छोड़ दिया जाता है, उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। लेकिन अगर क्रिटिकल है तो फिर उसके लिए मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, उसके लिए सारे काम किए, सारा कुछ किया जाएगा, सोचा जाएगा फ्यूचर में ऐसा ना हो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट पढ़ेंगे। और लिखो अब, द डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स, इस पॉइंट में लिखो, द डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स या एनालिसिस डेविएशन, या एनालाइजिंग कर लो, YNG कर लो, NG, है ना। क्या हो जाएगा, ANALYSING, एनालाइजिंग ये हो जाएगा, क्या होगा, SANALYSING, ठीक है, एनालाइजिंग डेविएशन, ये कर लो, एनालाइजिंग डेविएशन, बोलने में आसानी हो जाएगी। लिखो इसके अंदर आप, द डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स, the deviation from the standards are analyzed to identify their causes. But while analyzing the deviations, आप वर्ड समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं। डेविएशन मतलब सोचते ना क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्लानिंग, जो हमने प्लान किया था, टारगेट। इसलिए वर्ड्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए जो मैं बोल रहा हूं, तो ठीक है। नहीं, क्या लिखा मैंने अभी, बट while analyzing the deviations it is very important to determine the acceptable range of deviations. It is very important to determine the acceptable range of deviation. आप समझिए क्या मतलब है इसका, मतलब जहां ऊपर नीचे तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो, भाई कोई चक्कर नहीं है, 1000 कारों का हमारा चक्कर था, ये नहीं होता तूने 1000 नहीं बेची चल नौकरी गई तेरी, ऐसे नहीं होता है काम। ऐसे कितने एम्प्लॉय रखोगे आप, ऐसे नहीं होता। अभी 100% का टारगेट लेके आप चले, मम्मी ने बोला 100% मार्क्स आएंगे, 100% नहीं आए तो मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगी, ऐसा नहीं है। 98% आ गए, मम्मा बोलेगी ठीक है बहुत खुश है, बहुत बढ़िया किया, 100 का टारगेट तो 98 तक आप पहुंच गए, है कि नहीं। जिनका टारगेट ही 60 तक होता है वो 55 पे वैसे मम्मी खुश हो जाती है, चल बच तो गया, फेल होने से मोया फेल नहीं हुआ कम से कम, है कि नहीं। आप समझ रहे, ऐसे ही जो होता है ना, कंपनियां जब टारगेट सेट करती है ना, उन्हें मालूम होता है कि इतनी डेविएशन अगर आ गई ना हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं। उसके लिए एम्प्लॉय को डांटा भी नहीं जाता, उसकी सैलरी नहीं काटी जाती, बल्कि उसको और ज्यादा क्या गया था, मोटिवेट किया जाता है। कोई बात नहीं यार, 5 ही कार्य कम है, करो मेहनत, अगली बार इससे ज्यादा कर लो। आई बात समझ, नेक्स्ट टाइम 1005 कर लेना, 1010 कर लेना। तो ये वो डेविएशन है जो डेविएशन तो है लेकिन एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है, कितना एक्सेप्ट चलता है, ठीक है जी। इतने में आप 5 कार्य कम बेचोगे तो हम कुछ नहीं करने वाले, इसके बारे में हम इसको भूल जाएंगे, ठीक है। आगे लिखो इसके अंदर, आल्सो इसमें आल्सो डेविएशन इन की एरियाज, also deviation in key areas of business need to be attended very urgently, need to be attended very urgently। ठीक है जी। इसका मतलब ये जो डेविएशन है, अब इसको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक होता है क्रिटिकल पॉइंट,
एक डेफिनेशन होती है, लिखो मेरे साथ साथ, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और दूसरा होता है MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यानी एनालिसिस को अब दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और दूसरा होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसे किसी किसी बुक के अंदर की रिजल्ट एरिया में लिखा गया है, KRA, और कई बार पेपर में पूछा जाता है और वहां पे ये वर्ड आता है KRA, मतलब की रिजल्ट एरिया। क्या बोलते हैं इसको? की रिजल्ट एरिया। और इसे क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मतलब जिन डेफिनेशन को, जिन डेविएशंस को मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, वो बोलती कोई चक्कर नहीं है, 5 गाड़ियां कम बिकी, इसमें डाला जाएगा उसको। वो जो 5 गाड़ियां कम बिकी थी ना, वो इसमें आएंगी, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। कोई बात नहीं होगी, इसके लिए कुछ नहीं किया जाएगा, बस छोड़ दिया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा लेकिन छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो जो 250 गाड़ियां कम थी ना, वो उसको इसमें डाला जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है, दिस अ वेरी बिग डेविएशन। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कंपनियों में कि कंपनियों में काम इस तरीके से चलता है कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पे अगर 1% का भी फर्क आ जाए ना, तो सारी की सारी कंपनी बंद हो जाती है। जैसे मान लो कोई बाइक बनाने वाली कंपनी है, आप देखो, जैसे कोई बाइक बनाने वाली कंपनी, आपने देखा होगा डिस्कवरी में दिखाते हैं, वो पूरी चेन होती है, हर आदमी अपना अपना सामान लाता है, फटाफट से फिट करता है, वो लाइन के ऊपर चल रही होती है बाइक, देखा आपने? हर एक कोई आ रहा है, फटाफट सामान फिट कर रहा है, चला जा रहा है। अगर उसमें 1% भी कोई गलती कर देना, 1% भी, तो जो आउटपुट है ना, फाइनल आउटपुट बाइक बन के निकलेगी, क्वालिटी खत्म हो जाएगी। उसके अंदर डेविएशन हो ही नहीं सकती। अगर किसी ने मान लो 2 नट खुले छोड़ दिए, तो बोलेगा 2 ही तो नट रह गए यार, सारी बाइक के अंदर कौन सी आग लग गई, और वो 2 नट के हिसाब से एक्सीडेंट हो गया, तो सोच रहे आप पूरी बाइक में कितने नट कसने हैं? मान लो बहुत सारे नट्स है ना, अलग अलग बंदा, हर एक का अपना अपना काम है, कोई इंजन फिट कर रहा है, कोई टायर फिट कर रहा है, कोई चेन फिट कर रहा है, कोई स्पीडोमीटर फिट कर रहा है, कोई हैंडल फिट कर, सब अपना, ऐसे कार भी ऐसी बनती है, सब अपना अपना काम करते जा रहे हैं और आगे बढ़ता जा रहा है। अब जो उनका काम है उसके हिसाब से उसकी डेविएशन को चेक किया जाता है, कहीं गलती तो नहीं हुई। जब पूरी बन के बाइक बाहर आती है, उसको चला के देखा जाता है, देखा वो लगा होता है रोलर सा, उस पर चलाते हैं बाइक को पूरी स्पीड के साथ। अब वहां पता लगा जी 2 नट बार बार गिर रहे हैं, इसका मतलब जो आदमी उस लाइन पे काम कर रहा है, जिसने वो नट कसने, वो कस नहीं रहा। उससे जाके आपने बात की, अबे यार तू ये नट ढंग से कसता नहीं है, बार बार गिर जाते हैं। अबे यार 2 नट ही तो है, इतना बड़ा काम है मेरे पास। उसने तो कह के टाल दी बात, 2 ही तो नट है यार, फिर क्या हो गया? और वो 2 नट के चक्कर में कंपनी बंद हो जाएगी। हो सकता है ना काम। उन्हें बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जिसके अंदर अगर थोड़ा सा भी, अगर मिनिमल डिफरेंस भी आ जाए ना, मिनिमल डिफरेंस भी आ जाए, तो पूरी कंपनी की कंपनी बंद हो सकती है, पूरी कंपनी की कंपनी बंद हो सकती है। मान लो कंपनी के अंदर वो आग बुझाने वाले होते हैं ना, फायर एक्सटिंग्विशर, वो लगे हुए थे, ठीक है। अभी एक डिपार्टमेंट की ड्यूटी थी कि आपको हर साल ये चेक करने हैं, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनको फिर क्या करना पड़ता है, रिफिल करवाना पड़ता है, ठीक है। अब एक डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगा दी कंपनी ने, भैया आपको हमारी कंपनी के अंदर जो काम है ना, वो केमिकल्स का काम है, इट इज वेरी क्रिटिकल जॉब, कभी भी आग लग सकती है, मेक श्योर करना एट एनी मोमेंट जो हमारे वो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं जिनसे आग बुझाई जाती है, वो रेडी होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, ड्यूटी लग गई बंदे की, जिसकी ड्यूटी लगी थी उसने चेक नहीं किया। आज वो एक्सपायर हुए, सिर्फ 5 दिन हुए थे, पिछले साल एक्सपायर हो गए और 5 दिन आगे निकल गए, 5 दिन, ठीक है जी। आग लग गई कंपनी में, किसी एरिया में आग लग गई कंपनी के अंदर, ठीक है। उठाया हमने, उठा के बुझाने की कोशिश की, आग ही नहीं बुझी। पता लगा 5 दिन पहले एक्सपायर हो गए। आप उसके पास गए, भैया तुझे बोला था ना मेंटेन रखना। अरे यार 5 ही तो दिन हुए हैं, अब तो 360 दिन और पड़े साल खत्म होने में, प्रॉब्लम क्या है? इसको 5 दिन तो हुए एक्सपायर हुए, ये कौन सा इंसान है, चीज ही तो है, 5 दिन तो लेट हुए हैं, उसने कंपनी चल के राख हो गई। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। कभी कभी जो है डेविएशंस को मंजूर नहीं कर सकते आप। देयर आर सम डेविएशंस विच आर वेरी सिग्निफिकेंट, विच कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। उन्हें आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उन्हें आप एग्जाम्प्ट भी नहीं कर सकते, उनके ऊपर काम होना जरूरी है। उन्हें बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्या बोलते हैं? या तो की रिजल्ट एरियाज, मतलब
जिसका पूरी कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट पे इतना ज्यादा डिफरेंस फर्क पड़ेगा कि कंपनी बंद हो जाएगी अगर आपने इसको थोड़ा सा डेविएशन अलाउ कर दिया। इन क्रिटिकल डेविएशंस के ऊपर काम किया जाता है कंपनी में, इनको छोड़ दिया जाता है। ये वो डेविएशंस हैं जो ये आई थी 5 कारें कम बेच के, इनको छोड़ दिया जाता है। इनको बोला जाता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट भी अपने आप इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेती है कि छोड़ो यार 5 ही तो कम है, आगे देखो। इनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। टाइम वेस्ट किया जाता है इसके बारे में रिपोर्ट तैयार की जाती है, इसके बारे में रिपोर्ट नहीं तैयार की जाती। तो चलो लिख ले 2 लाइनें इसके बारे में क्या होता है। लिखो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल CPC और KRA। These are the points which are critical. These are the points which are critical in the success of an organization. भी बहुत थोड़ा किया तूने बताइए जी। नहीं, मैंने 3 चैप्टर बस कर दिए। These are the points which are very critical to the success of an organization. These points are also called key result areas. These are also known key result areas. If anything goes wrong at critical points, if anything goes wrong on critical points, the whole organization can suffer. The whole organization can suffer. The whole organization can suffer. For example, there are 2 costs in a company: labor cost and postal charges. ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं एग्जाम्पल ले। बहुत सारी कॉस्ट होती है पर 2 मान के चल रहे हैं, लेबर कॉस्ट एंड पोस्टेज चार्जेस, पोस्टल कॉस्ट, है ना। एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं आपके लिए, एक छोटा सा ताकि समझ आ सके। If there is an increase in the labor cost by 10%, if there is an increase in the labor cost by 10%, क्या लिखा है? If there is an increase in the labor cost by 10%, it will be more critical. It will be more critical than the increase in the postal charges by 20%. Then increase in the postal charges by 20%. अब कोई पूछे आपसे क्यों, पहले समझ में आया मैंने क्या बोला आपको। मान लो एक कंपनी में 2 तरह की कॉस्ट है, एक है लेबर कॉस्ट, एक है पोस्टल माने पोस्टेज, है ना, ये पोस्ट ऑफिस के खर्चे। 2 तरह की कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट और पोस्टल कॉस्ट। अगर लेबर कॉस्ट किसी कंपनी की 10% से बढ़ जाएगी, वो बहुत क्रिटिकल है कंपनी के लिए, एज कंपेयर टू चाहे पोस्टल कॉस्ट 20% बढ़ जाए। कैसे, मैं बताता हूं आपको। एक कंपनी में लेबर होती है मेन जो काम करती है, फाइन। अगर लेबर कॉस्ट 10% बढ़ेगी, इसका मतलब इट्स अ वेरी बिग कॉस्ट। इसका मतलब उसमें बहुत बड़ा चेंज आया, उसका सीधे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट घट जाएगा। लेकिन एक होती है पोस्टल कॉस्ट, पोस्टल माने पोस्ट ऑफिस के खर्चे। अगर वो 20% बढ़े भी जाए तो उसका कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोस्टल कॉस्ट बहुत मिनिमल कॉस्ट होती है। एक कंपनी 1 साल के अंदर पोस्टल पे कितना खर्च कर सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मान लो 10,000। अगर वो 20% बढ़ भी गया तो कितना खर्च हुआ, 12,000।
लेकिन एक कंपनी लेबर पे खर्च करती है, लेबर कॉस्ट एक कंपनी की पूरे साल की है 5 लाख, अगर वो 10% बढ़ गया तो कितना बढ़ा? 550। तो लॉस किसमें ज्यादा हुआ बताओ? क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, लेबर कॉस्ट का बढ़ना या पोस्टल कॉस्ट का बढ़ना? लेबर कॉस्ट का बढ़ना। समझ गए एग्जाम्पल आप? मैंने कोशिश किया आपको समझाने की हटके, अगर आपको समझ में आ गई हो बात तो आप इसको और डिटेल में लिख सकते हो। ठीक है जी, बस यहां तक बहुत है। आगे चलो, नेक्स्ट लिखो एमबीई। नेक्स्ट लिखो एमबीई, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। There are some deviations. There are some deviations which are not significant for a business. Which are not significant for the business. We must record these deviations. We must record these deviations, but we don't work on them. We don't work on them because they are within the acceptable range of the company. Because they are within the acceptable range of the company. समझ रहे ना बात सारी? आप क्लियर है बिल्कुल? लैंग्वेज बुक से हटके अच्छी सिंपल लैंग्वेज है हमारी। एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ द कंपनी। ठीक है जी। अब अच्छा सर, कंपनी ऐसा क्यों करती है? सुनो एक बारी बात, अगर आपसे कोई पूछ ले, कभी कभी केस स्टडी में आ जाता है, ये एमबी जो है मैनेजमेंट, ये क्या बोलते हैं, बाय एक्सेप्शन, मतलब कंपनी यहाँ पे इन डेविएशंस को क्यों नहीं देखती? रीजन क्या है सर? ये 5 कार्य कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी क्या? कंपनी ने क्यों छोड़ दिया? तो इसका एक प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है। लिखो, इट इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, it is based on a principle of management which believe that बस अब वो इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो ऐसे करके, an attempt to control everything results in controlling nothing. An attempt to control everything results controlling nothing. और ब्रैकेट बंद कर दो, वो वाली इन्वर्टेड वाली कोमा लगा दो। समझे इसका मतलब? ये कोट है, ये प्रिंसिपल है, ये मैनेजमेंट का, कंट्रोलिंग नथिंग। मतलब अगर तुम सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे ना A to Z तक, तो फिर कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। कहीं कहीं पे आपको एक्सेप्शंस देनी पड़ेंगी। कुछ एरिया ऐसे होते हैं मैनेजमेंट में जहां मैनेजमेंट को पता होता है कि चोरी हो रही है, वेस्टेज हो रही है, लेकिन मैनेजमेंट को आंखें बंद करनी पड़ती है, बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच सेज दैट इफ यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, अगर सब कुछ कंट्रोल कर, अगर सरकार को मालूम होता है, गवर्नमेंट जो चुनी हुई गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को मालूम होता है कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा आदमी कहां पे कितना पैसा खा रहा है, लेकिन फिर भी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे ना, सब कुछ कंट्रोल करना और टाइट करना, तो फिर कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा। कहीं कहीं पे ढील देनी पड़ती है, क्योंकि इन चीजों पे टाइम वेस्ट ना करके वी हैव टू वेस्ट टाइम ऑन दीज थिंग्स। ये इनसिग्निफिकेंट होती है, इनसिग्निफिकेंट मतलब नॉन इंपॉर्टेंट, और ये सिग्निफिकेंट होती है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स। इसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो कंपनी में आग लग जाएगी, बंद हो जाएगी कंपनी, या कंपनी बिक जाएगी। इसके अंदर अगर 5-10 ऊपर नीचे हो भी गया तो कोई आग नहीं लगने वाली, इसलिए वी हैव टू लीव दैट। ठीक है जी, चलो अब इसी पॉइंट में हम लिखो एडवांटेजेस ऑफ सीओसी एंड एडवांटेजेस ऑफ एमबीई। तो पहले लिख लो एडवांटेजेस ऑफ सीओसी।
COC, critical CPC. Advantages of CPC. Advantages of CPC. बस ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, दो ही लिखो. It identifies critical problems. It identifies the critical problem which need action on time. Which need action on time to keep the management surviving, to keep the organization surviving, to keep the organization surviving. जिसकी पहली एडवांटेज है. आप कभी आपको जाने का मौका मिलेगा, कभी लाइफ में अगर आप कभी जाओगे, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करोगे, क्योंकि हम लोग ऑफिस में बैठने वाले लोग हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग, हम लोग वो फिटर और वो उनमें काम नहीं करते हैं. मतलब इंजीनियर जो होते हैं वो घूमते हैं वहाँ प्रोडक्शन यूनिट के अंदर. वहां कभी आपको जाने का मौका मिलेगा, जिस कंपनी में आप काम करोगे वहां जाना, तो आप देखना कि जगह जगह पे पॉइंट्स में लिखा होता है CPC CPC CPC. या फिर उसने क्या किया था, वह निशान लगाया होता है, वहां लिखा होता है ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं. कंपनी में जहां प्रोडक्शन होती है ना, वहां ऑलरेडी क्रिटिकल पॉइंट्स लिखे होते हैं कंपनियों के अंदर. तो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है इसकी कि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स ये बताते हैं कि भैया इस जगह पे सही टाइम पे सही एक्शन लेना जरूरी है, नहीं तो कंपनी का बट्टा बैठ जाएगा अगर आपने सही तरह से नहीं लिया. ठीक है जी, पहला एडवांटेज लिखो. नंबर 2 एक और लिख लो. इट फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज so the management can take right action. The management can take right action and use the resources in a better way. ये इसकी 2 एडवांटेज हो गई जी CPC की. अब इसकी भी एडवांटेज है कुछ, MBE लिख लो 2 सिर्फ. इसकी भी एडवांटेज है, लिखो फटाफट. These are routine problems. These are routine problems, routine में आने वाली problems, and they are left for subordinates. They are left for subordinates. इसी में दूसरा लिखो. पॉइंट नंबर 2 लिखो. It saves the time and efforts of managers. It saves the time and efforts of managers. हो गया जी, बस इसमें इतना ही था. अब लास्ट पॉइंट आते हैं. इसके बाद लास्ट पॉइंट इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए वो है टेकिंग करेक्टिव एक्शन. टेकिंग करेक्टिव एक्शन. ठीक है जी. अब सही तरह से अगला नया टाइम टेबल तैयार होगा कि भैया क्यों नंबर कम आए. टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ये इसका लास्ट स्टेप है. कंट्रोलिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. कंट्रोलिंग के प्रोसेस के अंदर से बहुत बार केस स्टडी आती है, और केस स्टडी के अंदर ये वाला पॉइंट बहुत 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 बार आता है. ये वाला पॉइंट, ठीक है, जिसको मैंने बहुत डिटेल में लिखवाया. एडवांटेज भी लिखवा दी, मीनिंग भी लिखवा दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया, ताकि आप गलती से इसमें गलती ना कर जाओ भाई. अब हम लास्ट पॉइंट पे आ गए, टेकिंग करेक्टिव एक्शन. इसमें मालूम है आपको क्या किया जाता है.
जो हमने डेविएशन ढूंढी अब उसको दूर करने के लिए एक्शन स्टेप लिया जाता है। ये बहुत छोटा सा लिख लो जल्दी से। नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड, नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर दोज डेविएशंस, no corrective action is required for those deviations which are, बोलो क्या बोलोगे, एक मिनट निकल जाते हैं, which are, बोलो which are है, which are within the, बिल्कुल ठीक, which are within the acceptable range, which are within the acceptable range। ठीक है, अगर एक्सेप्टेबल रेंज के बीच में डेविएशन है तो कोई करेक्टिव मेजर लेने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इफ द डेविएशन गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज, इफ द डेविएशन गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज, then in that case management has to take corrective action। Management has to take corrective actions, but here the question is कि corrective action होते क्या है। लिखो some types of corrective actions। कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होता है, मतलब करेक्टिव एक्शन में क्या ले अब, मतलब उसको जो आदमी काम नहीं कर रहा है उससे नहीं हो रहा तो क्या करें, उसके हाथ काटते हैं, मतलब क्या करें हम, क्या कर सकते हो आप। आपने टारगेट दिया है प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, पूरी कोशिश कर रहे हो फिर भी वो टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा, ठीक है जी। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया वही गलत है। सुनो ना, आपने प्रोडक्शन यूनिट पे लोगों को खड़ा कर दिया, भैया एक दिन में 1000 बाइक निकलनी चाहिए बन के, सब कुछ दे दिया उनको, रॉ मटेरियल भी दे दिया, लेबर भी लगा दी, सब कुछ हो गया, सुपरवाइजर भी है, लीडर भी है, सब कुछ है। आप लाख कोशिश कर रहे हो, वो 800 बाइक बना पा रहे हैं, 200 कम है, डेविएशन आ गई, अभी करेक्टिव एक्शन लेना है, तो क्या हो सकता है करेक्टिव एक्शन, क्योंकि 200 भी डेविएशन है, हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें। तो लिखो सबसे पहले, करेक्टिव एक्शन में इन्वॉल्व, करेक्टिव एक्शन में इन्वॉल्व ट्रेनिंग। या तो आप ट्रेनिंग दे दो जो लोग वहां काम कर रहे हैं, हो सकता है किसी को नट कसने में टाइम लगता हो सकता हो कि बहुत ढीला हो बेचारा, तेज लोग चाहिए ना काम प्रोडक्शन के अंदर, मे बी ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, हो सकता है उसको मशीन चलाने में प्रॉब्लम आती है। दूसरा और क्या हो सकता है, और कुछ सोचो, मान लो एक प्रोडक्शन यूनिट पे काम चल रहा है, सब कुछ प्रोवाइड किया आपने, लेकिन 200 बाइकें कम बनती है रोज, आपने ट्रेनिंग दे दी, अभी भी काम कम नहीं हो पा रहा पूरा, अब क्या हो सकता है, वो तो सबसे लास्ट में। और क्या कर सकते हो, हेल्थ से क्या है, इंक्रीज लेवल है, इंक्रीज, यस लिखो, यस। एडिशनल वर्कर्स कैन बी एडिड, एडिशनल वर्कर्स कैन बी एडिड। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। मतलब अब आप समझ रहे हो ना, बाइकों वाली पूरी लाइन है जहां बाइकें बन के निकल रही हैं, 1000 का टारगेट था, 800 बनती थी, आपने ट्रेनिंग भी दे दी, 2 लोग फालतू भी लगा दिए, अच्छा फिर भी काम नहीं हुआ, 50 बाइकें बढ़ गई 850, अभी भी 150 कम है, मतलब और क्या हो सकता है, वर्किंग आवर्स बढ़ाने, वो तो उसके लिए ओवर टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, और मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छा, और प्रोडक्शन लाइन पे सोचो सिर्फ, मशीन है मशीन दे दो उनको, मशीन, डिजिटल ये सही है, ये पॉइंट के पास जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा दूर रहेगा, थोड़ा सा दूर है इससे। लिखो मॉडर्न इक्विपमेंट कैन बी गिवन। हो सकता है बेचारा वो नट कसने के लिए उस पाना लेके ऐसे घुमाता हो, मालूम है आपको,
पुराने जमाने में देखे मिस्त्री यहाँ पे वो ऐसे ऐसे से घुमाते हैं, यानी ऐसे 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 हैं। ना 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 ना, अब तो वो आ गई, वो लगाया ऐसे चलक के। वही बात है ना, वही बात हुई ना। अगर आपको प्रोडक्शन का टारगेट पूरा करना है तो आपको मॉडर्न इक्विपमेंट देने पड़ेंगे। मॉडर्न इक्विपमेंट कैन बी प्रोवाइडेड, है ना, मॉडर्न इक्विपमेंट कैन बी प्रोवाइडेड, और मशीन्स लिख सकते हैं आप। अच्छा, और बताओ क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और भी बताया था, किसने बताया था, ये भी बताया था। ओवर टाइम कैन बी गिवन, ओवर टाइम वर्क एक्स्ट्रा सैलरी, है, एक्स्ट्रा सैलरी। हो गया ना ओवर टाइम, ये अकाउंट्स पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़, ओवर टाइम वर्क हो सकता है। अच्छा, और किसने मुझे कहा था इसमें भी मोटिवेशन, है ना, मोटिवेशन कैन बी गिवन। मोटिवेशन में दोनों आ सकते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, वो भी दे सकते हैं आप। बहुत सारे और भी हैं यार, बस ठीक है, इतने बहुत हैं। मतलब करेक्टिव एक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिर मारे दीवार पर ले जाके उसका, तू करता क्यों नहीं काम, क्या कर सकते हैं बताओ। उसका दीवार पे ऐसे सिर मारोगे तब मर जाएगा बेचारा, काम तो फिर भी नहीं हो पाएगा। तो हम पहला काम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, सबसे फर्स्ट काम ट्रेनिंग दे दो, हो सकता है ट्रेनिंग की कमी हो। दूसरा काम लोगों को ऐड कर दो। तीसरा काम अच्छे इक्विपमेंट दे दो उसको ताकि फास्ट काम हो सके। चौथा काम ओवर टाइम काम करवा लो। पांचवा काम मोटिवेट कर, बहुत है। दीज आर करेक्टिव एक्शन। अच्छा, मान लो आपने सब कुछ कर लिया, सारे हथकंडे आपने अपना लिए, फिर भी टारगेट पे नहीं पहुंच पाए, तो अब क्या है, ना ना ना, अब क्या, इसका मतलब है, सुनो, इसका मतलब अगर साम दाम दंड भेद सब लगा लिए जाएं और टारगेट पे सेट नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब जो है यू हैव टू रिव्यू योर टारगेट नाउ। मीन्स द स्टैंडर्ड विच यू हैव सेट टू प्रोड्यूस 1000 बाइक्स इन अ डे इज नॉट द प्रैक्टिकल टारगेट। इसका ये मतलब है, कंपनी एम्प्लॉयज नहीं निकालती है, मतलब कंपनी अब जाके दोबारा से जो स्टैंडर्ड सेट किए थे ना उसमें चेंज करेगी। अगर सब कुछ करके 900 से ऊपर बाइक नहीं बन रही हैं, इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। ये वाली बात हो गई 100 में से 105 नंबर लाने वाली, जो कभी हो ही नहीं सकता। समझे मेरी बात आप? कभी कभी कंपनी ऐसी गलती कर जाती है, क्योंकि जो लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो भी इंसान है, जिन लोगों ने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करना है वो भी इंसान है, इसीलिए ऐसी गलतियां हो जाती हैं। देखो लास्ट पॉइंट लिखो, इन केस if deviations cannot be, या इसी में लास्ट में लिखो, in case if deviation cannot be corrected in any way, deviations cannot be corrected in any way, then management has to revise the standards. मैनेजमेंट हैज टू रिवाइज द स्टैंडर्ड्स। लो जी, भगवान की दया से आपकी पहली किताब खत्म हो गई, आपको बधाई हो, आपने 8 चैप्टर खत्म करके फर्स्ट बुक को खत्म किया। लेकिन कल सुनो अभी मेरी बात, कल इसकी 3 केस स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और परसों इसका टेस्ट। उसके बाद हम चलेंगे आपकी 12th क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बुक की तरफ, जो कि इसका पार्ट बी है। ठीक, कोई बात नहीं, वही रख लेंगे, संडे को रख लेंगे, आगे रख लेंगे एक छोड़ के, ठीक है नहीं। लेकिन हम पार्ट बी इसका स्टार्ट कर देंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीएससी, ठीक है जी। चलो।